व्हाट द। वो आगे कुछ कह पाता कि एक और पिलो उसके मुंह पर आकर लगा। उसने गुस्से में अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, पर सामने मीरा को देख उसने अपने आप को शांत कर लिया। मीरा जो करना चाह रही थी उसने उसे करने दिया। जब रूम में रखे सारे पिलो खत्म हो गए तब कहीं जाकर मीरा शांत होकर बेड पर बैठ गई। शिवाक्ष धीमे कदमों से उसके पास गया और बेड पर उसके पास बैठ गया। शिवाक्ष ने उसे कंधों को पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ करना चाहा, पर मीरा ने मुंह मोड़ते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जान। बस ये एक शब्द और हमारी मीरा यही पिघल गई। शिवाक्ष उसको बहुत अच्छे से जानता था। मीरा ने नजरें उठाकर शिवाक्ष को देखा। उसकी आंखों में अपने लिए शिकायत देख शिवाक्ष ने पूछा, वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस बटरफ्लाई? आपने हमें पहले इन सब के बारे में क्यों नहीं बताया? हा? हमने तो कल रात को फोन पर बात भी की थी ना। बस इतनी सी बात। नहीं, ये इतनी सी बात कैसे हुई भला? आपने देखा नहीं नीचे हम किसी बेवकूफ की तरह लग रहे थे? हमारे अलावा सबको पता था कि वहां क्या हो रहा है। और क्या? और ये कि हम आपसे बहुत नाराज हैं और हमें आपसे बात भी नहीं करनी। मीरा ने ये बोल अपने होठों का पाउट बना लिया। शिवाक्ष उसे ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करते देख हंसना चाहता था, पर उसने मीरा को ज्यादा नाराज करने की हिम्मत नहीं की। अच्छा ठीक है का, अगर मेरी जान इस बात से नाराज है कि मेरे घरवाले रिश्ता लेकर आए हैं तो ठीक है, हम सब वापस चले जाते हैं। इतना बोल शिवाक्ष उदास सा चेहरा बनाकर वहां से जाने लगा। हाउ मीन, आप ऐसे कैसे जा रहे हैं? अरे हमें मनाए तो सही। ये बोलते हुए मीरा ने घुटनों के बल बैठते हुए उसके कुर्ते की स्लीव्स पकड़ ली। पर तुम ही तो चाहती हो। पर हमने रिश्ते के लिए मना का किया, हम तो सिर्फ आपसे नाराज है। पर बात तो सेम ही है ना, जब तुम नाराज हो तो हमारा रिश्ता कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, हम आपसे नाराज नहीं, प्लीज आप न जाए। मीरा की बात सुन शिवाक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने पीछे मुड़ते हुए मीरा को कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। मीरा के हाथ उसके कंधों पर आ गए और वो अपना मुंह खोले उसे देखने लगी। यू आर सो डेस्परेट जान, इतनी जल्दी है तुम्हें मेरा बनने की? शिवाक्ष की इतनी कशिश भरी आवाज सुनकर मीरा के गाल लाल हो गए। उसके चबी चीक्स पर छाई वो लाली शिवाक्ष को बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। हम तो पहले से ही आप ही के थे, बस आपने ही इजहार में देर कर दी। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी प्यारी आवाज में कहा। शिवाक्ष को उससे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमेशा की तरह ही मीरा उसकी बात से शर्मा कर उसके सीने में छुप जाएगी, पर उसके इस जवाब ने शिवाक्ष की धड़कनों को बेतहाशा धड़कने पर मजबूर कर दिया था। मीरा की होठों पर खिली वो मुस्कुराहट और खुशी से चमकता चेहरा देख शिवाक्ष अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने अपने पूरे एहसासों के साथ मीरा के सर को चूम लिया। मीरा ने इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर दी। शिवाक्ष ने उसकी फड़फड़ाती पलकों को अपने होठों से छूते हुए उन्हें शांत कर दिया। फिर उसकी नाक दोनों गाल और होठों तक का सफर तय करते हुए उसने मीरा के लबों को अपने लबों में कैद कर लिया। मीरा की पकड़ उसके कंधों पर कस गई। शिवाक्ष उसे और करीब कर डीपली किस करने लगा। मीरा के हाथ उसके बालों में फिसलने लगे। मन भरकर उसे किस करने के बाद शिवाक्ष उससे अलग हुआ। मीरा अपनी गहरी सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगी। शिवाक्ष उसे एकटक देख रहा था। मीरा ने उसकी नजरों की तपिश महसूस कर अपना सिर हमेशा की तरह उसके सीने में छुपा लिया। शिवाक्ष उसकी ये हरकत देख अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। हंसिए मत, मीरा ने उसके सीने पर मारते हुए कहा। पर शिवाक्ष और तेज हंसने लगा। क्या है, क्यों परेशान कर रहे हैं? मीरा ने अपना सिर उसके कुर्ते पर रब करते हुए कहा। यू आर सो क्यूट बटरफ्लाई। आई नो दैट, मीरा ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा। कुछ पल यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहने के बाद शिवाक्ष ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। जान, हम्मम, नीचे सब हमारा वेट कर रहे होंगे। हम्मम, अब चले। हम्मम। मीरा ने फिर से वही जवाब दिया, पर वो शिवाक्ष से दूर नहीं हुई। क्या हुआ बटरफ्लाई, आज मुझ पर इतना प्यार कैसे आ रहा है कि तुम मुझे छोड़ने को ही तैयार नहीं हो? उसकी ये बात सुन मीरा झट से अलग हो गई, पर अगले ही पल वो पीठ के बल पेड़ पर गिरी। शिवाक्ष उसे ऐसे देख अपना पेट पकड़ हंसने लगा। मीरा का मुंह बन गया। उसने गुस्से में बेड से कुछ उठाकर शिवाक्ष को मारना चाहा, पर वहां पर कुछ नहीं। शिवाक्ष, मीरा फ्रस्ट्रेट होते हुए चिल्लाई।
शिवाक्ष ने हंसना बंद किया और आगे बढ़ उसे बेड से उठने में मदद की। आप बहुत बुरे हैं, हमेशा मेरा मजाक बनाते हैं। मैं बस सिर्फ तुम्हारे लिए ही ऐसा हूँ जान। मीरा उसकी बात सुन अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। वो हमेशा ही अपने बातों के जाल में उसे फंसा लेता था और हमारी मासूम सी मीरा बेचारी कुछ कर भी नहीं पाती थी। हाँ, सो मच ऑफ इनोसेंस। अब चले। शिवाक्ष ने आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा। मीरा ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बच्चों की तरह इधर उधर हाथ चलाती हुई उसके साथ जाने लगी। सीढ़ियों से होकर जब वो नीचे आ रहे थे तब मीरा ने शिवाक्ष का कुर्ता पकड़ लिया। शिवाक्ष वही रुक उसे सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। अब क्या हुआ? हमें शर्म आती है, वो लोग हमें टीज करेंगे। टीज तो मुझे भी करेंगे, पर अगर हम ज्यादा देर तक वहां नहीं गए तो उनके टीज करने का लेवल एक्सट्रीम तक पहुंच सकता है। उसकी बात सुन मीरा ने झट से उसका हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। कैसा होगा शिवाक्ष और मीरा की हाँ सुनकर सब घरवाले का रिएक्शन? आखिर आगे क्या मोड़ लाएगी शिवाक्ष और मीरा की ये कहानी? सब हाल में बैठे बेसब्री से मीरा और शिवाक्ष के आने का इंतजार कर रहे थे। शिवाक्ष और मीरा सीढ़ियों से उतरे हुए नीचे आए। मीरा ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की, उसे सच में बहुत शाई फील हो रहा था। तो क्या हमारे लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद है? अंश ने नौटंकी करते हुए कहा। शिवाक्ष उसे घूरने लगा। सारे घर वालों ने ना में सिर हिला दिया। सुनीता जी ने मीरा का चेहरा अपने हाथों में भर कर पूछा, आप शादी करेगी ना हमारे शिव से? उनकी बात सुन मीरा ने सिर झुकाए हुए ही गर्दन हाँ में हिला दी। उसकी हामी सुन सारे घरवाले खुशी से एक दूसरे के गले लग बधाइयां देने लगे। सुनीता जी ने मीरा का सिर चूम लिया। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार हाल में बैठा था। सामने पंडित जी मीरा और शिवाक्ष की कुंडली देख सगाई का मुहूर्त निकाल रहे थे। यजमान सगाई के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त परसों शाम को 7 बजे से 9 बजे तक का है और इसके बाद सीधा 7 महीने बाद। पंडित जी के कहने पर सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। हम चाहते हैं कि बच्चों की सगाई जल्द से जल्द हो जाए, अगर सुमन और हितेश को कोई ऐतराज न हो, दादी जी ने कहा। नहीं दादी, हमें भला ऐतराज क्यों होगा, वो तो बस इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होगी। उसकी चिंता आप न करें सुमन, वो सब अपने आप हो जाएगा। सब मिलकर काम करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि सारी तैयारियां कब हो गई। सुनीता जी के कहने पर सबने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। पंडित जी, क्या अब हम रस्म कर सकते हैं? जी, जैसा आप चाहे। रुद्र, आप अभिमन्यु और अंश के साथ जाकर कार से रस्म का सारा सामान ले आओ। उनके बोलने पर वो तीनों सामान लेने चले गए। पंडित जी के कहे अनुसार मीरा और शिवाक्ष को आसपास बिठाया गया। सुमन जी ने मीरा के सिर पर उसका दुपट्टा ओढ़ा दिया और पंडित जी के कहने पर शिवाक्ष ने भी अपने सिर पर रूमाल बांध लिया। जल्द ही वो तीनों सारा सामान लेकर आ गए। सारे सर्वनेट्स एक एक कर उपहारों की टोकरियां घर के अंदर लाकर रखने लगे। अरे इन सब की क्या जरूरत थी, ये आप बहुत ज्यादा है, हितेश जी ने कहा। ज्यादा कुछ नहीं है हितेश, बस हमारी होने वाली बहू और उनके परिवार के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट्स है। रंजित जी के कहने पर हितेश जी और सुमन जी ने कुछ बोलना चाहा, पर राजेश जी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि ये शगुन है और इन्हें वो ना नहीं कह सकते। पंडित जी के कहने पर पहले सुमन जी ने शिवाक्ष की आरती कर उनका तिलक किया और उसे शगुन के तौर पर नारियल और कुछ उपहार दिए। फिर सुनीता जी ने भी मीरा की आरती कर उसे उपहार दिए। रस्म खत्म होने के बाद शिवाक्ष और मीरा ने घर के बड़ों से आशीर्वाद लिया। लंच करने के बाद राजवंश परिवार अपने घर के लिए निकल गया। शिवाक्ष का चेहरा खुशी से चमक रहा था और उसकी ये खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। घर आते समय पूरे वक्त सबने उसे बहुत टीज किया। वो हर बात अपनी आंखें दिखा उन्हें चुप करवा देता, पर थोड़ी देर बाद ये सिलसिला वापस शुरू हो जाता। मीरा अपने रूम में बैठी आज जो भी हुआ उन सब के बारे में सोच रही थी। उसे सब सपने जैसा लग रहा था। कहा वो शिवाक्ष के आसपास रहने पर भी इतना डरती थी और आज उसकी करीबिया उसके सुकून का कारण थी। जब राजवंश परिवार घर आता है तब सारे परिवार वाले लिविंग रूम में बैठे लोगों को देख हैरान हो जाते हैं और उन सबकी गर्दन रुद्र की ओर मुड़ जाती है। रंजित जी आगे जाकर मिस्टर राठौर यानी रुद्र के पापा विक्रम राठौर को गले लगा लिया। कैसा रहा सफर? इट वॉज कम्फर्टेबल, पर हम सारे रहते यही सोचते आए हैं कि ऐसी भी क्या बात हो गई जो आपने हमें इतनी जल्दी जल्दी यहाँ बुला लिया। आप बैठे, हम सब बैठकर बात करेंगे।
रंजित जी के कहने पर सब चेहरे पर कन्फ्यूजन लिए सोफे पर बैठ गए। सुनीता जी और राधा जी रुद्र की मां नंदिनी जी से मिलने लगी। रुद्र अपने माता पिता को वहां देखकर बहुत खुश था। वो उनसे बात करना चाहता था पर वो दोनों पता नहीं क्यों उससे मिल ही नहीं रहे थे। थोड़े समय बाद सबका भारत मिलाप होने के बाद नंदिनी जी ने इम्पैटेंस होते हुए पूछा, भाई साहब कम से कम अब तो बता दीजिए आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो आपने हमें रातों रात मुंबई बुला लिया। कही रुद्र ने कुछ नहीं नहीं विक्रम, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, बस आपसे बहुत जरूरी बात करनी तो जो फोन पर नहीं हो सकती थी। रंजित जी ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा। सब क्यूरियस नजरों से उन्हें देखने लगे। उन्होंने गहरी सांस छोड़ते हुए बोलना शुरू किया। दरअसल परसों शिवाक्ष की सगाई है। अरे वाह, मीरा मान गई, नंदिनी जी ने खुशी से उछलते हुए कहा। सबके चेहरे उनकी तरफ मुड़ गए। आपको कैसे पता आंटी, अवनी ने अविश्वास से कहा। लो भला, इसमें भी कोई पता होने वाली बात है क्या? बचपन में देखा नहीं शिव किसी से बात नहीं करते थे पर कैसे मीरा के पीछे पूरे वक्त घूमते रहते थे। नंदिनी जी के कहने पर सब हंस पड़े। शिवाक्ष अपनी नेक रब करने लगा। उसे भी पता था कि मीरा के लिए उसका प्यार सबको इतनी आसानी से दिख जाएगा। वाह आंटी, आप तो जगह जासूस से भी तेज निकली। उस वक्त तो मैं भी नहीं जानता था। थैंक्स अंश, बट नंदिनी आप अपनी ये जासूसी बाद में कर लेना, फिलहाल आपकी इजाजत हो तो रंजित क्या कह रहे वो सुन ले। मिस्टर राठौर के ये कहने पर एक बार फिर सबका ध्यान रंजित जी की तरफ चला गया। तो हम कह रहे थे कि क्यों ना हम शिवाक्ष के साथ साथ रुद्र की भी सगाई कर ले। उनकी बात सुन सब उन्हें कन्फ्यूजन के देखने लगे। अवनी और रुद्र की नजरें एक दूसरे पर टिक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शिवाक्ष सबके चेहरे देख स्माइल कर रहा था, शायद उसे पता था आगे क्या होने वाला है। रुद्र की सगाई कराइए कराइए, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, नंदिनी जी ने खुश होते हुए कहा। उनके बचपने पर सब मुस्कुरा दिए। नंदिनी आप क्या बार बार बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाती है? अरे उन्हें बात तो पूरी करने दे, विक्रम जी ने उन्हें आंखें दिखाते हुए कहा। उनके ऐसे करने पर वो मुंह बिगाड़ कर बैठ गई। ये तुम क्या कह रहे हो रंजित, रुद्र की सगाई पर किससे? दादाजी के कहने पर अवनी ने अपनी फिंगर क्रॉस कर ली। अपने किसी अजीज को खोने का डर उसके दिल में बैठा जा रहा था। वो भरी आंखों से रुद्र को देखने लगी, जिसका हाल भी उसकी तरह ही था। पिताजी, लड़की को हम सब जानते हैं और रुद्र और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। सारे घरवाले हैरानी से रुद्र को देखने लगे। मुंह खोले रंजित जी को देख रहा था। लड़की कौन है बेटा? इस बार दादी जी ने पूछा। हमारी अवनी माँ। रंजित जी के कहने पर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो सब बारी बारी रुद्र और अवनी को देखने लगे, जो इधर उधर नजरें फिरते हुए सबके सवाल अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ आंटी, आपको इनके बारे में पता नहीं चला? अंश के कहने पर नंदिनी जी ने निराशा से ना में गर्दन हिला दी और गुस्से से रुद्र को घूरने लगी। वैसे हमारा ये निकमा बेटा आपकी प्यारी सी बेटी के काबिल तो नहीं है, पर अगर ये रिश्ता होता है तो शायद हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। विक्रम जी ने उठकर अवनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अवनी ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई, पर अगले ही पर उसकी आह निकल गई। राधा जी उसका कान पकड़े खड़ी थी। क्यों बेटा जी, हमारे नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा था और हमें पता भी नहीं चला। हाँ आंटी प्लीज छोड़े, दर्द हो रहा है। नहीं राधा, बिल्कुल छोड़ना मत। अरे इसने तो अपनी माँ को बताना भी जरूरी नहीं समझा। यस आंटी, थोड़ा और तेज खींचो, अभिमन्यु ने उन्हें एनकरेज करते हुए कहा और अंश को हाई फाई देकर रुद्र की हालत पर हंसने लगा। अब छोड़े उन्हें राधा, अरे होने वाले जमाई है आपके। उनकी बात सुन सब हंस पड़े। थोड़े समय बाद रुद्र और अवनी को जी भरकर छेड़ने और डांट लेने के बाद सब आराम से उनकी सगाई के बारे में डिस्कस करने बैठ गए। पंडित जी को बुलाकर अवनी और रुद्र की भी कुंडलियां दिखाई गई और उनकी भी सगाई मीरा और शिवाक्ष के साथ ही परसों ही रखी गई। सब कुछ तय हो जाने के बाद मिस्टर राठौड़ उनके परिवार के साथ अपने घर पर चले गए। सगाई राजवंश पैलेस में ही होने वाली थी, इसलिए तैयारियां शुरू की जा चुकी थी। शिवाक्ष नहीं चाहता था कि उनके रिश्ते के बारे में ज्यादा लोगों को पता चला और इसके पीछे की वजह सब अच्छे से समझ रहे थे। राजवंश परिवार जितने बड़े लोग थे उतने ही उनके दुश्मन भी थे, इसलिए कुछ करीबी के रिश्तेदार और परिवार वालों को ही सगाई में इनवाइट करने का प्लान बनाया गया।
सुनीता जी फोन पर श्वेता जी को अवनी और रुद्र की सगाई के बारे में बता रही थी। वो शिवाक्ष और मीरा के रिश्ते के बारे में तो पहले से ही जानती थी, पर रुद्र और अवनी का ये रिश्ता उनके लिए सच में अनएक्सपेक्टेड था। श्वेता जी भी सगाई के लिए कल सुबह अपने परिवार समेत दिल्ली आने वाली थी। क्या बिना किसी मुसीबत के हो पाएगी शिवाक्ष की सगाई या आएगा कोई नया ट्विस्ट? क्या होगा सबका रिएक्शन? अगले दिन सुबह का वक्त। राजवंश एम्पायर। मीरा आज कॉलेज जाने के बजाय ऑफिस आ गई थी। इसके पीछे दो वजह थी। पहली, उसे अपनी सगाई से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी थी ताकि वो अपनी सगाई आराम से एंजॉय कर पाए। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसे अपनी सगाई के लिए त्रिशा को इनवाइट करना था। वो लगभग अपना सारा काम खत्म कर चुकी थी, इसलिए उसने लंच के वक्त ही त्रिशा को ये बताना सही समझा। कुछ समय बाद त्रिशा और मीरा राजवंश एम्पायर के पास ही बने होटल में बैठकर अपना अपना लंच कर रहे थे। अच्छा अब बता तो सही, तूने मुझे ट्रीट किस बात की दी है? त्रिशा ने पूछा, क्योंकि मीरा ही उसे लंच के लिए बाहर लेकर आई थी और आज का बिल भी वही पे करने वाली थी। एक्चुअली हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। ओ अच्छा वेट व्हाट? ये चिल्लाते हुए त्रिशा अपनी जगह पर खड़ी हो गई। होटल में आए सब लोग उसे ही देखने लगे। मीरा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और आसपास बैठे लोगों से सॉरी बोल गुस्से में घूरते हुए त्रिशा को नीचे खींचकर बैठा दिया। पागल है क्या? गला क्यों फाड़ रही है? अरे तू अगर मेरे सिर पर ऐसे बॉम्ब फोड़ेगी तो गला ही फाड़ूंगी ना। वो जो भी हो, पर ऐसे कौन चिल्लात है? देख, लोग हमें ही देख रहे हैं। देखने दें, पहले ये बता ये सब हुआ कैसे, और सबसे बड़ी बात, लड़का कौन है? वो। मीरा ये कहते कहते रुक गई और कुछ सोचने लगी। वो जानती थी कि त्रिशा शिवाक्ष पर पूरी तरह से लट्टू है। अगर उसे उन दोनों की सगाई के बारे में पता चला तो शायद उसे हार्ट अटैक ही आ जाना है। कुछ सोच उसके चेहरे पर शैतानी स्माइल आ गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, वो हम तुझे नहीं बता सकते। अरे ऐसा क्यों? त्रिशा ने प्रोटेस्ट करते हुआ कहा। क्योंकि हम चाहते हैं। अरे परवर कुछ नहीं, कल सगाई है और तुम्हें आना है, बस। इतना बोल वो त्रिशा की बिना कोई बात सुने वहां से उठकर जाने लगी, पर उठते ही वो किसी से टकरा गई। जब उसने सिर उठाकर देख तो सामने तारा थी। उसे देख मीरा का मुंह बन गया। लॉन्ग टाइम। तारा ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। मीरा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि तारा के साथ आसपास खड़े उसके दोस्त उसे ही घूर रहे थे। मीरा ने छोटा सा जवाब दिया। तब तक त्रिशा भी उसके बगल में आकर खड़ी हो चुकी थी। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिखाई नहीं दे रहा, अकेली आई हो क्या? नहीं, हम अपने दोस्त के साथ आए थे। डोंट यू थिंक दिस रेस्टोरेंट इज बाइट एक्सपेंसिव फॉर यू? बुरा मत मानना, मगर आज तो बिल भरने के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी साथ में नहीं है। तारा की बात सुन उसके दोस्त मीरा का मजाक बनाते हुए हंसने लगे। त्रिशा उससे कुछ कहती कि मीरा ने उसे हाथ पकड़ रोक लिया। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे तारा की बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उसने चेहरे पर स्माइल लिए बहुत ही शांत आवाज में कहा, आपने सही कहा, एक्सपेंसिव तो है, पर क्या है ना, हम इतना तो कमा ही लेते हैं कि खुद की चाहते पूरी कर सके। यू नो ना, हम जैसे लोगों को माँ बाप के पैसे उड़ाने की आदत नहीं है। मीरा की बात सुन उसे प्राउड नजरों से देखने लगी। तारा का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसे अच्छे से पता था मीरा ने कैसे अपनी मीठी बातों से उसे टॉन्ट किया है, पर वो कुछ बोल ना सकी। उसके दोस्त भी अपने मुंह पर हाथ रख हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मीरा त्रिशा का हाथ पकड़ वहां से जाने के लिए मुड़ गई, पर फिर कुछ सोच पीछे मुड़ी और तारा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, एक बात और तारा जी, हमारे यहाँ बॉयफ्रेंड के नाम पर एटीएम लेकर घूमने का सिस्टम नहीं है। हम खुद कमाते हैं और खुद पर खुद ही उड़ाते हैं। इतना बोल वो बिना किसी पर ध्यान दिए त्रिशा के साथ वहां से चली गई। तारा को इस वक्त बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था। शायद उसे मीरा से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो गुस्सा में पैर पटकते हुए चली गई। हा, ओ माय गॉड मीरा, तूने चेहरा देखा? उस चुड़ैल का पूरा काला पड़ गया था, एकदम डायन लग रही थी। हा। त्रिशा ने हंसते हुए कहा। वो जब से रेस्टोरेंट से निकले थे तब से लेकर वापस ऑफिस आने तक त्रिशा लगातार हंसे जा रही थी। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया त्रिशा, बस उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश की है। तूने कोशिश नहीं की मीरा, तूने तो उसे एक ही बॉल में बोल्ड कर दिया।
मीरा उसके कहने का अंदाज देख अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। वैसे वो थी कौन और तू उसे कैसे जानती है? लंबी कहानी है, पर इतना जानने की कोई रिश्तेदार लगते हैं। ओह वैसे। अब तू अपने सवाल मत चालू कर, टाइम से सगाई में आ जाइयो, हम चले घर। इतना बोल मीरा बिना उसकी कोई बात सुने अपने बैग उठाकर वहां से चली गई। अरे पर डॉट खैर जाने दो, सगाई के दिन तो पता चल की जाएगा कौन है तेरा होने वाला पति। ये बुदबुदाते हुए त्रिशा वापस अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ 10-12 गाड़ियां मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकली और तेज रफ्तार के साथ सड़कों पर दौड़ने लगी। बैकसीट पर बैठे सुरजीत राणावत अपनी गहरी आंखों से पीछे छूटते नज़ारों को देख रहे थे। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद सारी गाड़ियां एक बड़े से घर के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर के डोर खोले पर सुरजीत राणावत मूंछों को ताव देते हुए कार से बाहर निकले और सीधा घर में चले गए। घर में आकर सोफे पर बैठने के बाद 3 से 4 आदमी हाथ बांधे उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनके इशारा करने पर उनमें से एक ने बोलना शुरू किया। सरकार, पता चला है उनके 20वें जन्मदिन पर हुकुम सा खुद उन्हें लेने आने वाले हैं और ये भी खबर मिली है कि वो इस वक्त मुंबई पहुंच चुके हैं। क्या होगा त्रिशा का रिएक्शन जब उसे शिवाक्ष और मीरा के रिश्ते के बारे में पता चलेगा? आखिर क्यों आया है सुरजीत राणावत मुंबई और कौन है हुकुम सा? लगभग आधे घंटे के सफर के बाद सारी गाड़ियां एक बड़े से घर के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर के डोर खोले पर सुरजीत राणावत मूंछों को ताव देते हुए कार से बाहर निकले और सीधा घर में चले गए। घर में आकर सोफे पर बैठने के बाद 3 से 4 आदमी हाथ बांधे उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनके इशारा करने पर उनमें से एक ने बोलना शुरू किया। सरकार, पता चला है उनके 20वें जन्मदिन पर हुकुम सा खुद उन्हें लेने आने वाले हैं और ये भी खबर मिली है कि वो इस वक्त मुंबई पहुंच चुके हैं। हम ठीक है, हुकुम सा पर नजर रखे और इंतजाम करो हमारा राजकुमारी तक पहुंचने का। इस बार वे किसी भी हालत में बचनी नहीं चाहिए। जी सरकार, अब तुम जा सकते हो। सुरजीत के कहने पर वो चारों लोग सिर झुकाकर वहां से चले गए। अभय प्रताप, इस बार हम तुम्हें जितने नहीं देंगे, देखते हैं और कितने समय तक तुम अपनी प्यारी राजकुमारी को बचाते हो। ये कहते हुए सुरजीत राणावत के चेहरे पर बेहद खतरनाक भाव आ गए। एक दिन बाद, आज सगाई का दिन था। सगाई पैलेस में ही होने वाली थी, इसलिए मीरा और रुद्र का पूरा परिवार कल ही पैलेस आ चुका था। फिलहाल श्वेता जी और राधा जी शिवाक्ष तैयार करने का काम कर रही थी। वही बेड पर पड़ा अंश, जो कब से ये सब देखकर बोर हो गया था, वो जमाई लेते हुए कहता है, बुआ मुझे ये सब देख ऐसे लग रहा है जैसे आप आज ही भाई की शादी करवाकर उनकी विदाई करने वाली हो। राधा जी ने उसे घुरकर देखा, फिर चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहती है, मेरे कम अक्ल के बेटे, विदाई लड़की की होती है ना कि लड़कों की। और रही बात शिव को तैयार करने की, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं ये कब तक तैयार होते। हाँ, अगर हम उन्हें जबरदस्ती तैयार न करते तो ये वही अपने सूट बूट पहनकर लैपटॉप लेकर बैठ जाते और हमारी मीरा इनका इंतजार ही करती रह जाती। श्वेता जी ने मुंह बनाते हुए कहा, बेचारा शिवाक्ष सुबह से इन लोगों के बीच फंसा हुआ था, उसे तो रूम से बाहर जाने का मौका भी नहीं दिया गया। मैं तो चला रुद्र भाई के पास, पता नहीं नंदिनी आंटी उन्हें किस तरह से तैयार कर रही होगी। ये बोल वो डोलता हुआ रूम से बाहर चला गया। शिवाक्ष बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसकी आंखों से साफ साफ दिख रहा था कि वो जल्द से जल्द बाहर जाना चाहता है। मेहमान आना शुरू हो गए थे। हालांकि ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था, पर राजवंश परिवार बहुत बड़ा था। सुनीता जी और रंजित जी उनकी आवाभगत में लगे थे। मिस्टर मेहरा यानी शिवानी के मॉम डैड भी आ चुके थे। शिवानी और अर्जुन उनसे मिल रहे थे। तारा भी उनके साथ ही थी। उसे पता चल चुका था कि आज शिवाक्ष की सगाई है, पर वो ये नहीं जान पाई थी कि किससे, क्योंकि राजवंश परिवार ने सेफ्टी के लिए मीरा के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया था। तारा के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि शिवाक्ष राजवंश किसी से सगाई करने जा रहा हुआ, क्योंकि जहां तक वो जानती वो शिवाक्ष को आज तक किसी लड़की के साथ देखा नहीं गया था। फिर अचानक से उसकी सगाई होना हैरानी को बात थी। इस बात से वो सुबह से बहुत गुस्सा थी। उसने शिवानी से इस बारे में जानने की कोशिश की, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि सगाई के वक्त तो उसे पता चल ही जाएगा। दूसरी तरफ त्रिशा राजवंश पैलेस के सामने हैरानी से मुंह खोले खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि वो यहाँ आने वाली है। मीरा ने ही उसके लिए कार भेजी थी और उसके आने का इंतजाम किया था।
मुझे समझ नहीं आ रहा, मीरा की सगाई राजवंश पैलेस में कैसे हो सकती है? कहीं उसकी सगाई राजवंश परिवार में से तो किसी से नहीं हो रही है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये मीरा भी ना कुछ बताया भी नहीं इसने। ये बड़बड़ाते हुए त्रिशा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पैलेस के कॉरिडोर से गुजर रही थी। आगे ध्यान न होने के कारण दुपट्टे में उसका पैर फंसा और वो नीचे गिरने को हुई। पर इससे पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। त्रिशा ने कसकर आंखें बंद की हुई थी, पर उसे इस शख्स का स्पर्श बहुत जाना पहचाना लग रहा था। जब उसने आंखें खोली तब सामने आकाश को देख उसके चेहरे पर कुछ अनजाने से भाव आकर गुजर गए। त्रिशा झटके से उससे अलग हुई और जितना जल्दी हो सके वहां से चली गई। कॉरिडोर से मुड़ते ही उसकी आंखों में रुका पानी आंसुओं के रूप में झरझर बहने लगा। वो अपने हाथ से आंसुओं को पोंछते हुए बड़बड़ाई, नहीं त्रिशा, तू इतनी कमजोर नहीं है, वो तेरे कुछ भी नहीं है, तू बस अपने फ्यूचर पर ध्यान दे। ये बोल उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी मुस्कुराहट ने भी उसका साथ नहीं दिया। आकाश एकटक जाती हुई त्रिशा की पीठ को घूर रहा था। उसने कसकर अपनी मुठियां बांधी थी। उसकी आंखों में कुछ अनकहे भाव थे जिन्हें समझ पाना मुश्किल था। उसने एक दो गहरी सांसें ले और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। फिर वहां से शिवाक्ष के रूम की तरफ चला गया। अवनी और मीरा बिल्कुल तैयार हो चुके थे। अक्षता उन्हें एग्जामिन कर रही थी। आखिर उसने इतनी मेहनत जो की थी। हमें ये बहुत ओवर लग रहा है अक्षु, मीरा ने पाउट बनाते हुए कहा। उसकी बात सुन अवनी भी कुछ कहने वाली थी, पर अक्षता ने उन्हें हाथ दिखा रोक दिया। कुछ भी ओवर नहीं है। अरे तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, सगाई होने का रही है, इसलिए इतना तो बनता है। और ऊपर मैंने इतनी मेहनत की है। तूने क्या किया? सारा काम तो ब्यूटिशियंस ने किया है। अवनी के ये कहने पर अक्षता का मुंह बन गया, पर उसने अपने सीने पर हाथ बांध इन दोनों को घूरते हुए कहा, हाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना था ना। आपसे कोई नहीं जीत सकता, आपकी जय हो माते। मीरा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उसकी नौटंकी देख अक्षता और अवनी हंस पड़े। तभी दरवाजे पर नोक हुआ। अक्षता ने जा दरवाजा खोला तब सामने अनजान लड़की को देख उसकी भौएं आपस में सिकुड़ गई। तुम कौन? क्या मीरा अंदर है? क्यों तुम? अरे त्रिशा, हम कब से तेरा वेट कर रहे थे और तू है कि अब आई है? मीरा ने अक्षता की बात बीच में काटते हुए त्रिशा को गले लगा लिया। अक्षता उन दोनों को कन्फ्यूजन में देखने लगी, पर त्रिशा को देख अवनी का चेहरा ऐसे हो गया जैसे उसका आना अवनी को पसंद न आया हो। क्या होगा तारा का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि मीरा ही वो लड़की है जिससे शिवाक्ष की शादी होने वाली है? आखिर कैसे जानते हैं त्रिशा और आकाश एक दूसरे को? क्यों है अवनी त्रिशा के आने पर गुस्सा? मीरा का तारा के गले लगी हुई थी, तभी उसे अपने ऊपर किसी की जलती हुई नजरें महसूस हुई। उसने जब सामने देखा तब अवनी उन दोनों को ही घूर रही थी। ये देख मीरा ने ना में सिर हिला दिया। फिर त्रिशा से अलग होकर दोनों से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, अक्षु अवनी, ये त्रिशा है हमारी फ्रेंड, रिमेंबर हमने तुम्हें बताया था हम ऑफिस में साथ में काम करते हैं। मीरा की बात सुन अक्षता ने उसे गले लगा लिया। पहले तो त्रिशा अक्षता का इतना फ्रेंडली बिहेवियर देख एकदम हैरान हो गई, पर फिर मीरा के इशारा करने पर उसने भी अक्षता को हग कर लिया। ओह हाय, नाइस टू मीट यू त्रिशा। सेम हियर, त्रिशा ने उससे अलग होते हुए जवाब दिया। फिर वो अवनी को देखने लगी जिसके चेहरे पर उसे देखते हुए कोई कहा एक्सप्रेशन नहीं था। उसने सवालिया नजरों से मीरा को देखा। अवनी क्या हुआ, मुंह क्यों चढ़ा रखा है? अक्षता के पूछने पर अवनी ने भी आगे बढ़ त्रिशा को हग कर लिया और जल्दी से उससे दूर हो गई। ये तेरी वही जलकुकड़ी फ्रेंड है क्या? त्रिशा के पूछने पर मीरा ने गर्दन ऊपर नीचे कर ली। अवनी उन दोनों को घूर कर देखने लगी। डोंट वरी अवनी, मुझे देख ऐसे मुंह बनाने की कोई जरिए नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त को कहीं चुरा नहीं ले जाऊंगी। त्रिशा के कहने पर मीरा और अक्षता हंस दी। उसकी बात सुन अवनी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने वापस त्रिशा को हग करते ही कहा, नाउ नाइस टू मीट यू। मीरा, अब बात तेरी सगाई आखिर हो किससे रही है और ये सब सिर के घर पर क्यों हो रहा है? मीरा कोई जवाब देती उससे पहले ही वहां अंश टपक पड़ा। वो जल्दी जल्दी में रूम में आते हुए कहता है, ब्यूटीफुल लेडीज प्लीज कृपया कर जल्दी चले क्योंकि मुहूर्त का समय हो गया है और माताश्री बहुत ही क्रोधित है। त्रिशा अंश को देख जल्दी से सीधी खड़ी हो गई। वो उसे विश करती उससे पहले ही अंश मीरा और अवनी का हाथ पकड़े उन्हें अपने साथ बाहर ले गया।
चलो, अक्षता त्रिशा को बाहर ले आई। पर मीरा, उसकी चिंता तुम मत करो, उसे उसका बेस्ट फ्रेंड ले जाएगा। अंश सर मीरा के बेस्ट फ्रेंड है। त्रिशा के इतना हैरान होने से अवनी उसे अजीब नजरों से देखने लगी। फिर उसने पूछा, 1 मिनट, तुम्हें पता है ना कि मीरा की सगाई किससे होने वाली है? त्रिशा ने ना में सिर हिला दिया। उसका जवाब सुन अवनी उसे अजीब नजरों से देखने लगी। अरे ऐसे मत देखो, मीरा ने बताया ही नहीं, उसने कहा सगाई के दिन अपने आप पता चल जाएगा। तो फिर ठीक, जाओ चलो, तुम्हें मिलवाती ही मीरा के होने वाले दूल्हे से। अवनी ने खुश होते हुए कहा और त्रिशा का हाथ पकड़ उसे जहां एंगेजमेंट होने वाली थी वहां ले जाने लगी। वो सच में एक्साइटेड थी त्रिशा का वो रिएक्शन देखने के लिए जब उसे शिवाक्ष के बारे में पता चलेगा। शिवाक्ष और रुद्र हाल में स्टेज पर खड़े थे। पूरे हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। तभी लाइट डीम हुई और लाइम लाइट की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ने लगी। सबकी नजरें सीढ़ियों पर चली गई जहां से अंश मीरा और अवनी को हाथ पकड़े नीचे ला रहा था। शिवाक्ष की नजरें मीरा पर ही ठहर गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की दुनिया एकदम थम सी गई हो। उसे बस मीरा ही स्लो मोशन में उसके पास आती हुई नजर आ रही थी। मीरा ने फ्लेमिंगो पिंक और रॉयल पर्पल कलर का जड़ाव वाला लहंगा पहना हुआ था। उसके घने बाल को खुला छोड़ा गया था। गले में कुंदन का हार, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, माथे पर बिंदी, कान में छोटी सी नोज रिंग, पैरों में शिवाक्ष को दिए हुए पायल और खुशी से चमकता उसका प्यार सा चेहरा जिस पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। मीरा जैसे जैसे पास आ रही थी, शिवाक्ष को अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। रुद्र का भी यही हाल था। उसने एक बार नजरें फेर अपने आई शिवाक्ष के कपड़े देखे। इन दोनों ने हो अवनी और मीरा की तरह ट्विनिंग की थी। पर्पल कलर के बिजनेस सूट में वो दोनों बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। मीरा और अवनी के नीचे आ जाने के बाद रुद्र और शिवाक्ष उनकी तरफ बढ़ गए। मीरा और अवनी अपना लहंगा संभाले अंश को मदद से स्टेज पर चढ़ने लगे। उसी पर शिवाक्ष और रुद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसे इन दोनों ने थाम लिया। फिर आहिस्ता से वो दोनों उन्हें स्टेज पर ले आए। मीरा की नजरें अभी तक झुकी हुई थी और वो शिवाक्ष की नजरों की तपिश अपने ऊपर अच्छे से महसूस कर सकती थी, जिस कारण उसके गाल लाल हो रहे थे, पर उसने सिर उठा सामने देखने की हिम्मत नहीं की। वो चारों साथ में खड़े बहुत प्यारे लग रहे थे। पूरा परिवार उनकी बलाई लेने लगा। वो सब बहुत खुश थे। बट उसके उलट तारा अपनी लाल आंखों में नफरत लिए मीरा को देख रही थी। उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि जिस लड़की से शिवाक्ष की सगाई होने वाली है वो और कोई भी मीरा ही है। दूसरी तरफ त्रिशा आंखें फाड़े अपने सामने खड़े शिवाक्ष और मीरा को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा की सगाई शिवाक्ष से होने वाली थी। अक्षता, जिसकी नज़र कब से त्रिशा पर ही थी, उसे उसक रिएक्शन देख बहुत हंसी आ रही थी। त्रिशा का हैरानी से खुला मुंह बंद करते हुए कहा, मुंह तो बंद कर लो त्रिशा जी, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। अरे ये इसने इतना बड़ा झटका दिया है, कम से कम रिएक्शन तो देने से। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है मीरा की सगाई शिवाक्ष सर से होने वाली है। तो यकीन कर लो मिस त्रिशा, क्योंकि आपके सिर बचपन से मीरा के पीछे पागल है और यही आपकी होने वाली लेडी बॉस है। इतना बोलते हुए अक्षता त्रिशा को स्टेज के पास ले आई। यजमान, मुहूर्त हो गया है, दोनों वर कन्या को अंगूठी पहनाएं। पंडित जी के कहने पर अक्षता जल्दी से अंगूठी वाली थाल ले आई। शिवाक्ष और रुद्र ने अंगूठी उठाई और मीरा और अवनी का हाथ थाम उन्हें पहनने लगे। शिवाक्ष ने मीरा का हाथ थामा। वो गहरी नजरों से मीरा के चेहरे को देखने लगा जो सिर झुकाए उसके अंगूठी पहनाने का इंतजार कर रही थी। शिवाक्ष ने भी उसे ज्यादा इंतजार न कराते हुए उसकी अंगुली में अंगूठी डाल दी। उसके साथ रुद्र ने भी अवनी को अंगूठी पहना दी। पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंज उठी। अंश और अक्षता ने एक साथ सीटी बजाई। अब आप दोनों इन्हें अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म को पूरा करें। पंडित जी के कहने पर मीरा ने अंगूठी हाथ में ली, पर अवनी ने जल्दी से रुद्र के हाथ में अंगूठी पहना दी। उसकी इस हरकत पर सब हंसने लगे। मीरा ने शिवाक्ष का हाथ पकड़ा, फिर सिर उठा एक नज़र शिवाक्ष को देखा जिसकी आंखों में उसके लिए बेशुमार प्यार था। ये देख उसने मुस्कुराते हुए शिवाक्ष की अंगुली में अंगूठी पहना दी। पूरा हाल एक बार फिर तालियों की आवाज से गूंज गया। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। अंश ने तो डीजे म्यूजिक चालू करवाकर नाचना शुरू कर दिया। दादाजी स्टेज पर आए और उन्होंने माइक ले बोलना शुरू किया।
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि इतना कम समय होते हुए भी आप हमारे पोता पोती की सगाई में आए और उन्हें उनके सुखद भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। थैंक यू। इतना बोल धनराज जी स्टेज से नीचे आ गए। तभी अंश ने माइक अपने हाथ में लिया और कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस शाम को आई खूबसूरत बनाने के लिए मैं हमारे दोनों लवली कपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने पार्टनर के साथ एक खूबसूरत डांस प्रस्तुत करे। उसकी बात पूरी होते ही पूरे हॉल में हूटिंग होने लगी। सब उन चारों को डांस करने के लिए कहने लगे। शिवाक्ष आई। रुद्र ने मीरा और अवनी का हाथ पकड़ा और उन दोनों को स्टेज पर ले आए। बैकग्राउंड में रोमांटिक सॉन्ग प्ले होने लगा। शिवाक्ष ने मीरा को खुली कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर लिया। मीरा के हाथ शिवाक्ष के कंधों पर आ गए। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल म्यूजिक की बीट पर डांस करने लगे। वो चारों साथ में डांस करते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तुम बहुत खूबसूरत हो जान, शिवाक्ष ने मीरा के कान में सरगोशी करते हुए कहा। उसकी इतनी गहरी आवाज सुन मीरा के शरीर में गुदगुदी होने लगी। आप भी। उसने इतना सा के अपना सिर झुका लिया। शिवाक्ष उसकी ये क्यूट सी हरकत देख अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वहाँ खड़े सारे लोग भी अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने के लिए आने लगे। अंश अक्षता को जबरदस्ती खींचकर स्टेज पर ले आया और उसके साथ डांस करने लगा। अक्षता वैसे तो शर्मीली लड़कियों टाइप नहीं थी, पर वो अंश के सामने हमेशा ही नर्वस फील करने लगती थी। अंश एक तक अक्षता को देखने लगा जो पिंक कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाय, ये तुम्हारा संस्कारी रूप किसी दिन मेरी जान ही ले लेगा। अंश ने अपने सीने पर हाथ रख नौटंकी करते हुए कहा। अक्षता उसे गुस्से से घूरने लगी, पर अंश की बात से उसके गालों पर आई लाली वो छुपा ना सकी। अंश उसके सुर्ख होते गाल देख मुस्कुरा दिया। सॉन्ग के खत्म हो जाने के बाद सब कपल्स अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस फ्लोर से नीचे आ गए। पार्टी को सिंपल ही रखा गया था, इसलिए कोई प्रोग्राम अभी नहीं होना था। डिनर का टाइम हो गया था, इसलिए सारे मेहमान डिनर करने जाने लगे। घर के बड़े उनकी आवाभक्त में लग गए। क्या तारा गुस्से में करेगी कुछ ऐसा जिससे आएगी मीरा और शिवाक्ष में दूरियां? क्या अक्षता और अंश में होने लगा है प्यार? सब डिनर करने जा चुके थे। त्रिशा हैरानी से अपना मुंह खोले शिवाक्ष और मीरा के सामने खड़ी थी। शिव, ये हमारी फ्रेंड है त्रिशा, हम ऑफिस में साथ हो काम करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। त्रिशा ने अटकते हुए कहा। शिवाक्ष उसे अजीब नजरों से देखने लगा। त्रिशा, इट्स नाइट, मीरा धीरे से बुदबुदाई। त्रिशा ने अपने दांत दिखा दिए। मेरा मतलब गुड इवनिंग सर। जब मीरा देखती ही कि त्रिशा शिवाक्ष से डर रही है और अभी तक शिवाक्ष ने उसकी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया, तब वो शिवाक्ष को डांटते हुए कहती है, आप इन्हें डरा क्या रहे हैं, इनकी बात का जवाब दे। त्रिशा अपनी सांसें रोक मीरा को देखने लगी जो गुस्से से शिवाक्ष को घूर रही थी। ये उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था कि शिवाक्ष राजवंश से कोई ऊंची आवाज में बात कर सकता है। पर उसे बड़ा झटका तो तब लगा जब शिवाक्ष ने मुस्कुराते हुए बहुत ही ओबेडिएंटली मीरा की बात मान ली और उससे कहा, इवनिंग मिस त्रिशा, नाइस टू मीट यू। भले ही शिवाक्ष ने ये बात किसी रोबोटिक मैनर में कही थी, पर त्रिशा के लिए तो इतना ही बहुत था। भाई डिनर के लिए बुला रहे हैं आप सबको। अंश के कहने पर शिवाक्ष ने पलके झपका दी, फिर मीरा का हाथ पकड़ उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाने लगा। मीरा ने त्रिशा का भी हाथ पकड़ उसे अपने साथ खींच लिया। दूसरी तरफ किचन में तारा आपके कांपते हाथों से कांच की शीशी का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर पसीना था। वो बार आसपास देख ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। जब शीशी का ढक्कन खुल गया और उसने ये इंश्योर कर लिया कि आसपास कोई भी नहीं है जो उसे देख रहा हो, तब उसने शीशी में रखा लिक्विड सामने पड़े खीर के छोटे से बाउल में डालने की कोशिश की, पर उसी वक्त किसी ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। तारा ने डर से सिर उठाकर सामने देखने की कोशिश को, पर उसी पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। तारा का सिर दूसरी तरफ घूम गया। वो लाला आंखों से सामने खड़ी शिवानी को देखने लगी जो गुस्से से उसे घूर रही थी। हाउ कुड यू, तुम ये सब करने का सोच भी कैसे सकती हो? शिवाक्ष को पाने के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगी कि तुम्हारे लिए किसी की जान की भी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। शिवाक्ष सिर्फ मेरा है, मैं प्यार करती हूँ उससे, तारा ने चिल्लाते हुए कहा।
प्यार नहीं पगलपन कहते हैं इसे, समझी? मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था तारा। शिवाक्ष कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम्हारी जिद पर लाकर दे दिया जाएगा, इसलिए कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना, पर लगता तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये बोल शिवानी अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करने लगी। दीदी, ये आप किसे बुला रही है? शिवानी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया गया तब शिवानी ने कहा, आप जल्दी मुझे कार लेकर बाहर मिलिए, हाँ बहुत ज़रूरी है प्लीज़। इतना बोल उसने फ़ोन काट दिया। फिर तारा का हाथ पकड़ उसे खींचकर किचन से बाहर ले आई। दीदी, आप कहाँ ले जा रही है? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस अपने शिवाक्ष के पास जाना है। तारा बिल्कुल किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी, पर शिवानी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे खींचते हुए पार्किंग लॉट में ले आई, जहां मिस्टर मेहरा और मिसेज मेहरा अपनी कार के पास खड़े थे। उन दोनों के चेहरे पर चिंता के भाव थे। जिस तरह से शिवानी ने इतनी जल्दी में यहां बुलाया था, उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि जरूर कोई ना कोई बड़ी बात है। पापा, ले जाइए अपनी इस सफरी बच्ची को कहीं दूर और इलाज करवाएं, दिमाग खराब हो गया है इसका। ये कहते हुए शिवानी ने तारा को उन दोनों की तरफ पुश कर दिया। रागिनी जी ने तारा को बाहों से पकड़ लिया। फिर घबराई आवाज में शिवानी से पूछा, क्या हुआ बेटा, इसने ऐसा क्या किया है? क्या किया है? अरे आज ये जान लेने जा रही थी, ये किसी की? ये बोल शिवानी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसे पहले से ही तारा के शिवाक्ष के लिए ऑब्जेक्शन के बारे में पता था, पर उसने ये सोच जाने दिया कि समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तारा ने उसकी इस सोच को गलत साबित कर दिया। अगले ही पल रागिनी जी ने तारा के गालों पर एक तेज थप्पड़ झड़ दिया। वो गुस्से से कांप रही थी। तारा को दोनों बजाओं से पकड़ वो कहने लगी, तुझे पता भी है, अगर गलती से भी मीरा वो जहर खा लेती और भगवान न करे उसे कुछ हो जाता, तब तेरा क्या होता? शिवाक्ष तुझे जिंदा जलाकर राख कर देता। बस बहुत हो गया रागिनी, आज तक हम इसकी हर गलती को माफ करते आए हैं, पर अब नहीं। मैंने सोच लिया है, तुम आज के आज अमेरिका जा रही हो और अपनी बाकी की पढ़ाई वहीं से पूरी करोगी। बट डैड, नहीं, अब कुछ भी नहीं, बहुत हो गया। गाड़ी में बैठो और घर चलकर अमेरिका जाने की तैयारी करो। इतना बोल मिस्टर मेहरा न बिना तारा की कोई बात सुने उसे खींचकर कार में बिठा दिया। उनकी आंखों में पेप्सी थी। उन्होंने शिवानी को देख हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ करना बेटा, शायद मेरे ये प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है। शिवानी और रागिनी जी की आंखों में आंसू थे। उसने मिस्टर मेहरा के हाथ नीचे करते हुए कहा, नो डैड प्लीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम जा रहे हैं बेटा, रंजित से कह देना किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से हमें अर्जेंटली निकालना पड़ा। इतना बोल वो रागिनी जी के साथ वहां से निकल गए। शिवानी भरी आंखों से जाती हुई कार को देख रही थी। भले ही कैसी भी हो, वो उसकी सगी बहन थी। डोंट वरी, शी विल बी फाइन, अर्जुन ने उसे गले लगाते हुए कहा। शिवानी बिना कुछ कहे उसके गले लग गई और रोने लगी। उसे पता था अर्जुन हमेशा उसका साथ देगा। यही तो खूबसूरती थी उनके रिश्ते की, वो बिना कहे ही एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते थे। डिनर करने के बाद लगभग सारे मेहमान जा चुके थे। रुद्र और मीरा का परिवार यही रुकने वाला था, इसलिए थके होने के कारण सब अपने रूम में चले गए। सगाई का प्रोग्राम खत्म होने के बाद से ही मीरा अक्षता दोनों अवनी के रूम में ही थे। वो अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे थे और अभी तक उन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। कुछ समय और वहां बिताने के बाद मीरा उन्हें गुड नाइट बोल अपने रूम में की तरफ जाने लगी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त शोर करते पायलों की आवाज उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वो जब कुछ गुनगुनाते हुए शिवाक्ष के रूम के सामने से निकलने लगी, तब शिवाक्ष ने दरवाज़ा खोल मीरा को उसकी कमर से पकड़ अंदर खींच लिया और मीरा की पीठ दरवाजे से लगाकर डोर बंद कर दिया। इस बार मीरा चिल्लाई नहीं, शायद उसे कहीं न कहीं इस हरकत का अंदाजा था। उसने बस अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। शिवाक्ष ने उसे कमर से पकड़ अपने और करीब कर लिया। उसकी गर्म सांसें अपने होठों पर महसूस कर मीरा आंखें खोल उसे देखने लगी, पर अगले ही पल शर्म से उसके गाल लाल हो गए। सामने शिवाक्ष शर्टलेस खड़ा था, जिससे उसकी मस्क्यूलर बॉडी साफ साफ शो हो रही थी। शायद वो अभी अभी शावर लेकर आया था, इसलिए उसके गीले बालों से टपकती पानी की बूंदें उसके शरीर पर फिसल रही थी। मीरा को इस वक्त शिवाक्ष बहुत ही हॉट लग रहा था। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी नजरें इधर उधर करनी चाही, पर यह मुश्किल था। शिवाक्ष जो कब से उसकी ये हरकतें देख रहा था, कुछ सोच उसके चेहरे पर एविल स्मर को भराया। वन फील,
ये बोल शिवाक्ष ने मीरा का हाथ पकड़ अपने सीने पर रख लिया। मीरा को ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी में करंट लग गया हो। उसने अपना हाथ पीछे लेना चाहा पर शिवाक्ष ने ऐसा करने नहीं दिया। यू कैन टच इट बटरफ्लाई, इट्स ओनली योर्स। शिवाक्ष ने मीरा के कान में सरगोशी करते हुए कहा और उसके हाथ को अपनी बॉडी पर रब करना शुरू कर दिया। शिवाक्ष की बॉडी बहुत ही सख्त थी। मीरा को ऐसा लगा जैसे वो सांस ही नहीं ले पाएगी। शिवाक्ष मीरा के मुलायम हाथों का स्पर्श पाकर बहक रहा था। उसने अपना दूसरा हाथ मीरा की खुली कमर पर फेरना शुरू कर दिया। क्या तारा सच में चली जाएगी या मीरा होगी किसी नई साजिश का शिकार? आखिर क्या होने वाला है आगे?